हेलो एवरीवन, ये है आईबीसी का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, #2 है। इसमें आज अपने कुछ डेफिनेशंस जो ये कोड में यूज़ हुए हैं, इंसॉल्वी एंड बैंक्रप्सी कोड में कुछ ऐसे डेफिनेशंस हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि सारे आगे के चैप्टर्स में यूज़ हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इजी लैंग्वेज में आपको समझाते चल जाऊंगा कि क्या कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है डेफिनेशन आपका कॉरपोरेट पर्सन का। सबसे पहला बात, मुझे नहीं लगता है कि इंस्टीट्यूट इसमें से कोई भी सवाल आपको देगा जब तक कि इसका लंबाई 7 मार्क्स का ना हो। ठीक है, तो कुछ ऐसा 7 पॉइंट्स का दिखेगा तो उसको कर लेंगे, क्योंकि मेन आपका टारगेट होना चाहिए 7 मार्क्स के लॉन्ग आंसर के लिए। बाकी एमसीक्यू में कुछ भी उठा के दे सकता है। तो एमसीक्यू के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा एमसीक्यू को लाइक दिखेगा तो उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। अब अपने बुक में लाइन खींच देना और एग्ज़ाम से पहले उस लाइन खींचे हुए लाइन को एक बार पढ़ लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉरपोरेट पर्सन, अब सिंपल लैंग्वेज में समझो। कॉरपोरेट पर्सन का मतलब, कॉरपोरेट पर्सन का मतलब ऐसी एंटिटी है जो लॉ के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेटेड है और जनरली लिमिटेड लायबिलिटी वाली है। ठीक है, अब कॉरपोरेट पर्सन का मतलब सेक्शन 220 में लिखा हुआ है, इन कंपनीज एक्ट 2013 और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज डिफाइंड इन 21N ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008। Any other person incorporated with limited liability under any law for the time being in force but shall not include any financial service provider। इसमें कंपनी आएगी, LLP आएगा और कुछ अदर इनकॉर्पोरेटेड पर्सन भी आएगा। ठीक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है। एग्जाम्पल के लिए एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो कॉरपोरेट पर्सन हो सकती है। ठीक है, तो आप कॉरपोरेट पर्सन का मतलब एक कंपनी, LLP और अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड विथ LLP विथ टाइमिंग बीइंग इन फोर्स, लेकिन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर एक कॉरपोरेट पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आ सकता। ठीक है, तो आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। कुछ ऐसा है कि जो आपको नॉलेज में होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉर्पोरेट डेटर्स में। तो कॉर्पोरेट डेटर्स क्या है? कॉर्पोरेट डेटर्स क्या है? कॉर्पोरेट डेटर्स मीन कॉर्पोरेट पर्सन हु ओज अ डेट टू एनी पर्सन। अब कॉर्पोरेट डेटर को समझना बहुत इजी है। कोई कॉर्पोरेट पर्सन किसी पर्सन का पैसा वो करता है, यानी उसके ऊपर डेट है, तो वो कॉर्पोरेट पर्सन कॉर्पोरेट डेटर कहलाएगा। सिंपल एग्जांपल समझो, जैसे कि मान लो ये ABC लिमिटेड है। ठीक है, अब ABC लिमिटेड ने बैंक से 10 करोड़ लोन लिया है। अब बैंक को पैसा देने हैं ABC लिमिटेड को। तो ABC लिमिटेड यहाँ क्या है? अब ABC लिमिटेड को पैसा लेने हैं, ABC लिमिटेड को पैसा देने हैं, तो ABC लिमिटेड कॉर्पोरेट डेटर हुए। ठीक है, तो कॉर्पोरेट डेटर का मतलब कि जो अपना पैसा ओन करके रखा है ABC लिमिटेड, उसको कहेंगे कॉर्पोरेट डेटर। अब आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स मीन एनी पर्सन टू हुम अ डेट इज ओन एंड इंक्लूडेड अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, एन ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, डिक्री होल्डर। ठीक है, अब ये आपको नया वर्ड मिल सकता है, डिक्री होल्डर। ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन आप क्रेडिटर्स का मतलब तो जानते ही हैं, लेकिन
पहला आप पहली बार आप सुनेंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आप जानते होंगे, और ये डिक्री होल्डर। तो इसके बारे में आगे चैप्टर में डिटेल में बताया गया कि फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या है, ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या है, तो उसको वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये हुआ जस्ट कॉर्पोरेट डेटर का अपोजिट, जिस पर्सन को किसी और पर्सन से पैसा लेना है वो क्रेडिटर है। ठीक है, आईबीसी के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, डिक्री होल्डर भी कवर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं डेट में। डेट का सिंपल पहले मीनिंग है किसी पर्सन के ऊपर कोई लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन जो किसी क्लेम के रिस्पेक्ट में ड्यू है। ठीक है, मतलब किसी को लीगली पैसा देना है वो डेट है। और आईबीसी के अकॉर्डिंग डेट में फाइनेंशियल डेट और ऑपरेशनल डेट दोनों इंक्लूड होते हैं। डेट मीन्स अ लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम विच इज ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन, इंक्लूड्स अ फाइनेंशियल डेट और ऑपरेशनल डेट। क्लेम का मतलब होता है, इसको ध्यान से समझेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एग्जाम्पल जरूर दूंगा। क्लेम का मतलब है किसी पर्सन का पेमेंट लेने का राइट। ठीक है, कि यार किसी से मान लीजिए हमको पेमेंट लेना है तो हम अपना पेमेंट क्या करेंगे, क्लेम। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने आपको 1 लाख दिए और आपको मुझे 1 लाख रिटर्न करना है, तो मेरे पास पेमेंट रिसीव करने का राइट है और मेरे पास मेरा पेमेंट क्लेम करने का राइट है। ठीक है, तो क्लेम मीन अ राइट टू पेमेंट और सिक्योरिटी, राइट टू रेमेडी और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफ सच ब्रीच गिव राइज टू अ राइट टू पेमेंट वेदर और नॉट सच राइट इज रिड्यूस टू जजमेंट, फिक्स्ड, मैच्योर्ड, अनमैच्योर्ड, डिस्प्यूट, अनडिस्प्यूटेड, लीगल, इक्विटेबल, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। नेक्स्ट है अपना डिफॉल्ट। डिफॉल्ट जो है ना वो आईबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब डेट ड्यू हो गया, जब आपको कोई पेमेंट करना है और पेमेंट करने का टाइम आ गया, अब पार्टी क्या होता है कि पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उसको कहते हैं डिफॉल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, बैंक लोन की ईएमआई 10 अगस्त को ड्यू थी और आपने पे नहीं किया, तो यहाँ आप डिफॉल्ट हो गए। सिंपल सा एक फॉर्मूला है इसका, क्या है फॉर्मूला, डेट ड्यू प्लस नॉट पेड डिफॉल्ट। ठीक है, तो डिफॉल्ट मीन नॉन पेमेंट ऑफ डेट व्हेन होल एनी पार्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट और द अमाउंट ऑफ डेट हैज बिकम ड्यू एंड पेएबल एंड इज नॉट पेड बाय द डेटर और द कॉर्पोरेट डेटर एज द केस मे बी। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन in relation to a person mean one or more of the following categories of information, namely record of the debt of person, record of liability when person is insolvent, record of assets of person who over which security interest has been credited, record if any of instances of default by person against any debt, records of the balance sheet and cash flow statement of the person, such other information as may be specified। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब बेसिकली डेटर की फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि कितना डेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या एसेट्स है। ठीक है, इंस्टेंसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट, कि कोई पेमेंट करना है तो उनका उसका इंस्टेंसेस क्या है, डिफ़ॉल्ट क्यों हो रहा है, रिकॉर्ड ऑफ बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, और अदर इंफॉर्मेशन, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कंपनी की फाइनेंशियल स्टोरी बताने वाला रिकॉर्ड को हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं।
और फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब जो ऊपर लिखा हुआ था, मीन एनी पर्सन टू हुम अ फाइनेंशियल डेट इज ओन। ठीक है, किसी को अगर हम मनी बोरो करते हैं, फाइनेंशियल डेट का मेन कॉन्सेप्ट है मनी बोरोड अगेंस्ट कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, एनी पर्सन टू whom फाइनेंशियल डेट इज owned and include a person to whom such debt has been legally assigned or transferred. Financial debt means a debt along with interest, if any, which is disbursed against the consideration of time value of money. Money borrowed against payment of interest, any amount raised by acceptance under any expectance credit facility and its dematerialized equivalent, any amount raised pursuant to any note purchase facility or the issue of bond, note, debenture, loan, stock or any similar instrument, the amount of any liability in respect of any lease, hire, purchase contract which is deemed as an finance or capital lease under Indian accounting standard or such other accounting standard as may be prescribed. ठीक है, फाइनेंशियल डेट का सबसे कॉमन एग्जांपल है कि लोन विथ इंटरेस्ट। जो आप नॉर्मल लोन लेते हैं उसी का इंटरेस्ट को फाइनेंशियल डेट कहते हैं। इजी लाइन में फाइनेंशियल डेट सिर्फ बैंक लोन नहीं है, आईबीसी में इसके अंदर मल्टीपल फाइनेंस अरेंजमेंट कवर होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और भी हैं, इसको आप खुद से रीड कर सकते हैं। रिसीवेबल सोल्ड और डिस्काउंटेड अदर देन एनी रिसीवेबल सोल्ड ऑन नॉन recourse basis, any amount raised under any other transaction including any forward sale or purchase agreement, any derivative transaction entered into in connection with protection against or benefit from fluctuation in any rate or price for calculating the value of any derivative transaction when the market value of such transaction shall be taken into account. इसको आप रीड कर लीजिएगा। कुछ भी इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल डेट ऐसा आपको समझना है कि फाइनेंशियल डेट क्या होता है। तो इंटरेस्ट का लोन को ही फाइनेंशियल डेट कहते हैं। तो ऑपरेशनल डेट क्या हुआ? ऑपरेशनल डेट को मीन अ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज आपने सेल किया है, ठीक है, तो उसको उसके पेमेंट को पाने के लिए जो क्लेम करते हैं उसी को कहते हैं ऑपरेशनल डेट। ठीक है, फाइनेंशियल डेट का अपोजिट समझने के लिए ऑपरेशनल डेट को देखो। ऑपरेशनल डेट जनरली गुड या सर्विसेज प्रोवाइड करने के अगेंस्ट अराइजिंग डेट होता है। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि एबीसी लिमिटेड ने एबीसी लिमिटेड ने XYZ को 5 लाख का लोन दिया है। 5 लाख का लोन नहीं दिया है, 5 लाख का रॉ मटेरियल दिया है। रॉ मटेरियल दिया है तो लेकिन पेमेंट अभी भी पेंडिंग है। तो XYZ इज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर। इनको 5 लाख रुपया का रॉ मटेरियल जो इनको दिया है वो लौटाना है। ठीक है, तो इसको कहेंगे ऑपरेशनल क्रेडिटर, जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज या रॉ मटेरियल कुछ भी इंक्लूड होता है। ठीक है, बाकी ऑपरेशनल डेट के बारे में आगे बहुत कुछ है, समझना है तो हम लोग वहीं पे समझेंगे। ठीक है, अ पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप,
a limited liability partnership, any other established under the statute and include a person resident outside India। पर्सन की डेफिनेशन है, तो ये भी आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सिक्योर्ड क्रेडिटर मीन अ क्रेडिटर इन फेवर ऑफ होम सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड। ठीक है, अब सिक्योर्ड क्रेडिटर का नाम से ही समझो, जिसका फेवर में सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर है। फॉर एग्जांपल, बैंक ने कंपनी को लोन दिया, बैंक ने कंपनी को लोन दिया और कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टेज कर दी, अपनी प्रॉपर्टी को बैंक को दे दिया, पेपर्स वगैरह जो भी है, तो बैंक के फेवर में सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। सो बैंक इज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, कि अगर अपना प्रॉपर्टी ही कंपनी ने मॉर्टेज कर दिया है तो नॉर्मल सा बात है कि जो क्रेडिटर है, जो कंपनी है, वो बैंक जो है, कंपनी उसकी क्रेडिटर हुई तो सिक्योर्ड हुई, कि मान लीजिए कल को कुछ होता है तो प्रॉपर्टी तो मॉर्टेज है, बैंक अपना जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करेगी, सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर देगी। सिक्योरिटी इंटरेस्ट मीन राइट, टाइटल और इंटरेस्ट ऑन क्लेम टू प्रॉपर्टी क्रिएटेड इन फेवर प्रोवाइडेड फॉर अ secured creditor by a transaction which secures payment or performance of an obligations and include mortgage। ठीक है, mortgage आपको वर्ड मिला, securing payment or performance of any obligation of any person। तो पेमेंट को सिक्योर करना इस सिक्योरिटी, सिक्योर्ड क्रेडिटर या सिक्योरिटी इंटरेस्ट, यही बात आपका सेम है। अ ट्रांजेक्शन इंक्लूड एन एग्रीमेंट और अरेंजमेंट इन राइटिंग फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और फंड, गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम और टू द कॉर्पोरेट डेटर्स। ट्रांसफर इंक्लूड सेल, परचेज, एक्सचेंज, मॉर्टेज, प्लेज, गिफ्ट, लोन, अदर ट्रांसफर ऑफ राइट्स, पोजेशन ऑफ एनी, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी मीन ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी। सब बस एक बार रीड करने का है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, इंक्लूड अ ट्रांसफर ऑफ एनी इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, क्रिएशन ऑफ एनी चार्ज अपॉन सच प्रॉपर्टी। अब ये आपको समझना होगा एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या है। ठीक है, तो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो है जहाँ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन होता है, कि कोई भी केस गया, लिक्विडेशन का कोई भी प्रोसेस हुआ फॉर अ कॉर्पोरेट पर्सन, वो इसके अंदर आते हैं NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जो कि कंस्टिट्यूट हुआ है सेक्शन 408 में एज पर कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन 51। ठीक है, तो एजुकेटिंग अथॉरिटी में IBC का जो भी प्रोसेस है, रिजोल्यूशन प्रोसेस है, वो एजुकेटिंग अथॉरिटी में ही जाता है। ठीक है, अब है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। ये कॉर्पोरेट एप्लीकेंट आपको नया है तो आप इसके बारे में समझो। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन कौन कर सकता है, उस कॉन्सेप्ट से ही ये डेफिनेशन रिलेटेड है। ठीक है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट्स कौन हुए, मतलब कौन कौन उनको एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है। तो पहला है कॉर्पोरेट डेटर, अ मेंबर और पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हु इज ऑथराइज्ड टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एज द केस में बी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। इसमें कॉर्पोरेट डेटर खुद हो सकता है, ऑथराइज्ड मेंबर पार्टनर हो सकते हैं, मैनेजमेंट को हैंडल करने वाला इंडिविजुअल हो सकता है, या कॉर्पोरेट डेटर के फाइनेंशियल अफेयर्स पर कंट्रोल रखने वाले पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको इंडिविजुअल दिख जाएगा, यहाँ कॉर्पोरेट डेटर दिख जाएगा।
पर्सन हु हैज़ कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर फाइनेंशियल अफेयर्स, इसी को कहते हैं कॉरपोरेट का मैनेजमेंट, ये काम ही मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना डिस्प्यूट। डिस्प्यूट तो नॉर्मल सा चीज़ है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अमाउंट ऑफ डेट, द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, द ब्रीच ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन और वारंटी। डिस्प्यूट का सिंपल मीनिंग है पेमेंट या लायबिलिटी को लेकर एक्चुअल डिसएग्रीमेंट। कोई भी पेमेंट आपको करना है या मान लीजिए कि और पार्टी डिसएग्री कर गया कि नहीं आप आपको पेमेंट नहीं करें, तो वहाँ डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, कोई भी रीज़न से, तो वहाँ डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का सिंपल मीनिंग है किसी पर्टिकुलर डेट पर किसी पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, अब जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें फाइनेंशियल पोजीशन दिखता है, क्या डेट पे दिखता है, 31/3/2026। अभी ऑडिट का समय चलने वाला है, तो ऑडिट में वही फाइनेंशियल पोजीशंस को अंडर फॉर्म 3CB और 3CD में रिपोर्ट किया जाता है, जहाँ बैलेंस शीट PL का डिटेल डाला जाता है। ठीक है, ये अलग सा नॉलेज था, आपको दे दिया। इनिशिएट डेट मीन द डेट ऑन विच फाइनेंशियल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट और ऑपरेशनल क्रेडिटर एज द केस में बी मेक एन एप्लीकेशन टू एजुकेटिंग अथॉरिटी। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, ऑपरेशनल क्रेडिटर जो भी है, जो डेट पे अपना एप्लीकेशन एजुकेटिंग अथॉरिटी को करते हैं उसे कहते हैं इनिशियल डेट। इंसॉल्वेंसी का कमेंसमेंट डेट मीन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ फॉर इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय द एजुकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 7, 9 और 10। ये आपका एक्चुअली ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर का ही सेक्शंस है, ये हम अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड। आईबीसी में ना कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का नॉर्मल रिजोल्यूशन पीरियड होता है जो कि 180 डेज है, जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से स्टार्ट होता है। तो सिंपल कमेंसमेंट डेट से 180 दिन, इसी उसमें इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व होना चाहिए, जो भी आपका प्रोसेस है वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। ठीक है, जिस डेट से लिक्विडेशन प्रोसीडिंग लीगली कमेंस होती है वो लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट होता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर मीन पर्सन टू whom operational debt is owed, include any person to whom such debt has been legally assigned or transferred। अब रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन है। ठीक है, अब रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो हमको लगता है कि ऐसा पूछ सकता है, और वो भी अभी लगता है कि पूछ सकता है, जिससे कि आपको मैं नोट्स पे नहीं ले जाऊंगा। जो मेरा नोट्स है उसमें इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा टॉपिक था, यही समझने लायक था, आगे मिलेगा भी, वहाँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, पढ़ने लायक है। तो एक बार के लिए ना ये टॉपिक रिलेटेड पार्टी का स्किप करते हैं। ठीक है, इसको ना बहुत अजीब तरीक़ा से इसमें दिया हुआ है, तो इसको कोई भी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, कोई भी क्लास किया, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि यार पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है कि इस पे आपको 3 स्टार दे देना चाहिए। रिलेटिव पार्टी का डेफिनेशन एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ परसेंटेज भी दिख रहा है और इसमें उनको होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी भी दिख रहा है, 7 पॉइंट से ज़्यादा भी दिख रहा है। ठीक है, 20%,
ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का स्टार्टिंग में ना इसको मैं कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है। बाकी आप रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन थोड़ी लेंदी है, लेकिन इसका बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है। रिलेटेड पार्टी बेसिकली वो पर्सन एंटिटी है जिसका कॉर्पोरेट डेटर के साथ कोई क्लोज रिलेशंस, कंट्रोल, मैनेजमेंट कनेक्शन या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए, चलिए करा ही देते हैं, अ डायरेक्टर और पार्टनर और अ रिलेटिव ऑफ डायरेक्शन और पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, मतलब डायरेक्टर पार्टनर या उनका रिलेटिव, की मैनेजर पर्सन या उनका रिलेटिव, एलएलपी पार्टनरशिप फर्म जिसमें डेटर का डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर या रिलेटिव पार्टनर, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी जहां डेटर का डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर भी डायरेक्टर और प्रिस्क्राइब शेयर होल्डिंग कंडीशन सेटिस्फाई, जो कि 2%, ठीक है। पब्लिक कंपनी का में सिमिलर रिलेशनशिप और प्रिस्क्राइब शेयर होल्डिंग कंडीशन, ठीक है। जहां कंपनी पर्सन डेटर के डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर के एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन पर एक्ट करता है। होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी, 20% से ज़्यादा वोटिंग राइट का कंट्रोल, ठीक है, उसको रिलेटेड पार्टी कहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने की एबिलिटी, ठीक है। एनी पर्सन हु कैन कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको ना अच्छा से 7 मार्क्स के लिए मैं अपने नोट्स में प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। इस पर टाइम दूंगा, अभी आपका टाइम नहीं खराब करूंगा, वीडियो को आधा घंटा से कम ही रखेंगे। 3 डेफिनेशन 4 डेफिनेशन और है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये रीड किया, ख़त्म किया, नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है। और अगर आता भी है तो अगर मान लो मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इस 30 डेफिनेशंस में से रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन तो बोल दिया हूँ इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार भी करवा दिया, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छा से 7 मार्क्स के लिए सबसे पहले प्रिपेयर करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। मान लो 30 में से 29 जो अलग डेफिनेशंस है एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ। लेकिन कल को मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वहाँ मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ कि हाँ रिजोल्यूशन प्लान आ सकता है या वोटिंग शेयर आ सकता है, तो उसके बारे में वीडियो शूट करके मैं इसी प्ले लिस्ट में, जो IBC का प्ले लिस्ट है, उसका हम लास्ट वीडियो इसमें अपलोड कर देंगे कि हाँ यार ये छूट गया था, ये इम्पोर्टेंट है, ये अपलोड कर दिए कि आप लोग के लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो हर चीज़ सिस्टमैटिक मैनर में चलेगा, कोई चीज़ का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आते हैं रिजोल्यूशन प्लान में। तो रिजोल्यूशन प्लान मीन अ प्लान प्रपोज बाय रिजोल्यूशन एप्लीकेंट फॉर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर एज अ गोइंग कंसर्न। रिजोल्यूशन प्लान को सिंपल लैंग्वेज में रेस्क्यू प्लान कहते हैं। जब कॉर्पोरेट डेटर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गया, जब कोई डेटर है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गया, तो उसको गोइंग कंसर्न के फॉर्म में कैसे रिवाइव किया जाए, कि कैसे रिवाइव किया जाए कि वो गोइंग कंसर्न में ही रहे, क्रेडिटर को कैसे डील किया जाए, रीस्ट्रक्चरिंग कैसे किया जाए, कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग कैसे किया जाए कि यार ऐसा ना हो कि वो फंस जाए, इसी सब इंसॉल्वेंसी में फंस जाए कि भाई अपना प्रोसेस में फंस जाए और वो अपना प्रॉफिट ही ना कर पाए। तो ये सब रिजोल्यूशन प्लान में हो सकता है। एक रिजोल्यूशन प्लान बनता है खासकर डेटर्स के लिए, ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर्स के लिए, कि वो कोई भी तरीके का फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ना फंसे। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस पार्ट मीन्स एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड टू कंडक्ट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अब जो CIRP, इसको कहते हैं CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अब जो ये प्रोसेस कंडक्ट करवाता है ना, उसे वो कहते हैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। वोटिंग शेयर मीन शेयर ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ सिंगल फाइनेंशियल क्रेडिटर इन अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर। अब एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर है। अब इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए कल को कंपनी आपका एक है अमाउंट जो कंपनी आपको पे नहीं कर रही, आप उठ के चले गए यार कि यार कंपनी मेरा पेमेंट नहीं कर रही है,
तो इससे ना इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है। एक कमेटी बनता है क्रिएटर्स का, एक लिस्ट होता है क्रिएटर्स का, उसका कुछ परसेंट, शायद आगे 66% है, मान लीजिए 3 पार्टी है जो कंपनी का एक क्रिएटर है। क्रिएटर का लिस्ट में 3 पार्टी, जैसे कि कोई भी बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है ना, तो क्रिएटर के लिस्ट में क्रिएटर का नाम होता है और उसके पीछे का उसमें अमाउंट होता है। तो ये मान लीजिए एक कंपनी में मात्र 3 क्रिएटर है, इसका 66% क्रिएटर का पेमेंट कंपनी नहीं कर पा रही है, तो फिर वो CIRP प्रोसेस में चल जाती है। ठीक है। Resolution plan mean a person who individually or jointly with any other person submit a resolution plan to resolution proposal pursuant to the invitation made under clause H subsection 2 of section 25। अब resolution applicant क्या होता है? जो पर्सन इंडिविजुअली या किसी और पर्सन के साथ जॉइंटली रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करता है वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है। सिंपल लैंग्वेज में रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करने वाला पर्सन। ठीक है, रिजोल्यूशन प्लान को सबमिट करने वाला पर्सन को कहते हैं रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। ठीक है, तो ये है 30 आपका लिस्ट। तो अब क्या है कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि पहला प्रॉमिस ये है कि नेक्स्ट लेक्चर जो कि #3 होगा उसमें अपना रिलेटेड पार्टी कवर करेंगे। और क्या कवर करेंगे? ये 300 का समरी। ठीक है, अब ऐसा भी कर सकते हैं कि इसी के लिए एक छोटा सा मैं वीडियो बना दूंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट नहीं, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रिलेटेड पार्टी और एक 30 डेफिनेशन का शॉर्ट समरी व्हाट्सएप लैंग्वेज में। ठीक है, व्हाट्सएप लैंग्वेज में अपना करेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। Understand today, practice daily, clear with Captain CMA। Thank you everyone।